कर दिया क्या? ठीक है। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। इधर से देखिए, ऑडियो कनेक्ट हो गया क्या? ऑडियो सुनाई दे रहा है? इधर से आ रहा है ना? बस ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रोस्टेट्स का हाफ पोर्शन है फर्स्ट, सेकंड पोर्शन जो है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, रेस्ट हाफ पोर्शन इलेक्ट्रोस्टेट्स का उसमें है। तो इस हाफ पोर्शन में जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए नए लेकर आया हूं, कुछ अच्छे क्वेश्चन। कोई कुछ कह रहा है? वही मैसेज आ रहा है क्या? स्क्रीन फ्लैश कर दी। स्क्रीनशॉट? अच्छा, अरे अब इतनी टेंशन क्यों दे रहे हो? देख लूंगा मैं आराम से। ओके, तो सेकंड, तो किसी को यहाँ पर घर पर डाउट हो ना तो टॉपिक, कोई भी टॉपिक, वैसे फर्स्ट चैप्टर मुझे लगता है आपने बहुत काफी कुछ पढ़ लिया होगा अच्छे से, खूब क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी किए होंगे, कुछ और क्वेश्चन भी हैं। एक आपके फर्स्ट चैप्टर में लैम्डा, सिग्मा, रो, इनकी बात होती है ना? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, नहीं होती? गॉस लॉ के आसपास इनको पढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें ये दो तो काम आ जाते हैं आपके। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में आप वायर के लिए करते हैं, है ना? इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए करते हैं। रो यूज नहीं आता है आपके सिलेबस में, टॉपिक नहीं है इसलिए नहीं आता है, बाकी बहुत काम की चीज है ना? एक एग्जांपल आपके हैं जिसमें काम आता है, यहाँ पर इसको यूज लेकर एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि इससे भी आप फेमिलियर हो जाए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, कूलम अपॉन मीटर क्यूब, कूलम अपॉन मीटर क्यूब। यस, कोई कुछ कह रहा है? सर मेरे को डाउट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, बोलते जाओ आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आप तो पूरे सारे बड़े टॉपिक बोलते जाएंगे। चलिए इनकी बात कर ले, मतलब चैप्टर रिवाइज करना आपके हिसाब से, तो है ना? हाँ सर, क्योंकि मेरा चैप्टर छूटता है। फिर आपको है ना फर्स्ट चैप्टर के लिए मैं कहूंगा, क्या नाम है, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी कुछ बच्चों के लिए। एक आई थिंक अक्षित है, मिलंद है, और आप उसको ज्वाइन कर लेना। पूरा फर्स्ट चैप्टर डिटेल में पढ़ना, है ना? क्योंकि एक एक टॉपिक है, अब वो सब बच्चों का। कब से करते हैं? हाँ, मे बी मंडे को, तो आप मुझसे बात कर लेना टाइमिंग। सर ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन दोनों है। ये ऑफलाइन होगा क्योंकि 4-5 बच्चे हैं, फर्स्ट चैप्टर उनको पढ़ना है ना? तो आप टाइम पूछ लेना कल मुझसे। यस गाइस, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बात बताने जा रहा हूँ आपको रिगार्डिंग रो। क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे। अगर एक ऐसा स्फीयर है जिसके पूरे वॉल्यूम में प्लस क्यू चार्ज, अब कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। पूरे वॉल्यूम में प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर और इसके पूरे वॉल्यूम में प्लस कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कैसे हो सकता है? अगर ये होलो स्फीयर है तो इसके अंदर आयोनाइज्ड गैसेस हो सकती है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो सकता है। कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज कहाँ आ जाता है? सरफेस पर। अगर मेटल का सरफेस है तो चार्ज ऑलवेज कहाँ होता है? सरफेस पर। अगर सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो सकता है। होलो स्फीयर है
तो आयोनाइज गैस फिल करके हम इसमें चार्ज फिल कर सकते हैं पूरे वॉल्यूम में, किसी मेथड से पूरे वॉल्यूम में। वॉल्यूम मतलब V इक्वल टू 3/4, सही, 3/4 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस पूरे वॉल्यूम में प्लस कैपिटल क्यू चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब आपसे अगर कहें कि यहाँ पर ये P पॉइंट है और P पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, अंदर वाला पॉइंट है। इस P पॉइंट की सेंटर O से डिस्टेंस स्मॉल r है, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, है ना। आउटसाइड पॉइंट पर पूछें तो वहां के लिए आप कहेंगे KQ अपॉन R स्क्वायर, आउटसाइडर पॉइंट हो। सरफेस पर अगर कहें तो आप कहेंगे KQ अपॉन R स्क्वायर। बट इंटीरियर पॉइंट है, अंदर वाला पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, क्या होगी। तो उसके लिए काम तो सिंपल है बट थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कैसे होता है। तो मैंने एक स्फीयर बना दिया ऑफ रेडियस r, एक छोटा सा डॉटेड स्फीयर बना दिया ऑफ रेडियस OP इक्वल टू r। इस OP रेडियस के स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा, उस चार्ज से डिसाइड होगा कि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है अंदर वाले स्फीयर। छोटा अंदर स्फीयर दिख रहा है ना r रेडियस का। अब इस स्मॉल r रेडियस के स्फीयर में चार्ज का पता लगाने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक बात। देखो एक टॉपिक में बता रहा हूँ, फिर इसका एप्लीकेशन एक आपसे करवाया जाएगा, एक बता देता हूँ कैसे होता है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेट स्मॉल क्यू बी, वीडियो अटक रही है सर। ओपी, ओ से पी तक की रेडियस है स्मॉल आर। तो इस स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर में चार्ज कितना होगा, तो हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, चार्ज आ जाएगा। जिस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ होता है चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया होता है चार्ज, उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, चार्ज। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, कूलम बचेगा। रो, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिख रहा है रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक बात। तो क्यू, स्मॉल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। पहला इंपॉर्टेंट का हमने चार्ज पता कर लिया, किसके अंदर, स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के अंदर चार्ज पता कर लिया। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी K Q अपॉन R स्क्वायर। दैट्स इट। आपने पता कर रखा है, वो Q आपने पता कर रखा है, वो Q आपने पता कर रखा है जो स्मॉल r रेडियस के स्फीयर के अंदर। दैट्स इट। जब आप फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ यूज लेते हैं ना, तो गॉस लॉ यूज लेते हैं तो यहाँ पर क्या इमेजिन कर लेते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, लेट इमेजिन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप क्या लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, फिर आप क्या पता करते हैं, फाई पता करते हैं इंटीग्रेशन करके। और फाई क्या आता है, ऑलवेज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड टाइम आप फाई पता करते हैं गॉस लॉ से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो Q कौन है, वो Q यही है। तो जब आप Q की वैल्यू पुट कर दे, कैपिटल Q R क्यूब अपॉन R क्यूब, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको E मिलेगा। वो तो पूरा लॉन्ग मेथड है, मैंने यहाँ पूरा लॉन्ग मेथड नहीं बताया, मैंने आपको कहा स्मॉल r रेडियस के स्फीयर के अंदर चार्ज पता कर लो, इस फॉर्मूले से आपको E मिल जाएगा। और पूरा मेथड होता है, प्रॉपर मेथड होता है गॉस लॉ यूज लेकर, वही रिजल्ट आएगा। देखिए Q की वैल्यू पुट करते हैं तो E इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और नीचे एक R स्क्वायर है। क्या रिजल्ट आ रहा है,
E इक्वल टू KQR अपॉन कैपिटल R क्यूब। देख रहे हैं? अगर आपसे ग्राफ पूछ लें, अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में ग्राफ प्लॉट करो। तो ग्राफ कैसा होगा? तो देखकर बताएं ग्राफ कैसा होगा। दिस इज सेंटर, दिस इज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और ये है r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये है r लेस देन कैपिटल R, r इक्वल टू, दिस इज E मैक्स। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे? स्मॉल r जीरो कहां पर होगा? सेंटर पर। तो जैसे ही स्मॉल r सेंटर पर जीरो होगा, E जीरो, और जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तो कौन सा E मिलेगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, और बाहर के लिए तो ये फॉर्मूला होगा ही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है? सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज होता है, प्रोपोर्शनल टू R। K कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, R क्यूब कांस्टेंट, E इज प्रोपोर्शनल टू R सरफेस तक। सही बात है। तो ये रिजल्ट एक आपको बताना था कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर हो, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्लियर है? एक फॉर्मूला आप लिख लेना यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है। कहां पर है? एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अर्लियर मॉडल ऑफ एटम, ऐसा करके। सेंटर पर चार्ज है और पूरे वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक डॉटेड स्फीयर बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज का चार्ज सेंटर पर कंसीडर करते हैं, और ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज पॉजिटिव होता है अंदर अंदर। तो एक रिजल्ट ध्यान रखना है आपको, और ग्राफ आपके सामने है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस, सरफेस तक लीनियरली इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, सरफेस पर मैक्सिमम होता है। ओके, लिख लिया फॉर्मूला कहीं? E inside electric field inside a uniformly charged solid sphere, E inside a uniformly charged solid sphere, you know, R less than capital R। कैपिटल R सॉलिड स्फीयर की रेडियस है, स्मॉल r सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है। अब देखते हैं आप इसका एक एप्लीकेशन कर पाते हैं क्या। तो ये तो टॉपिक बताया मैंने आपको, हो गया। और आपके सिलेबस में क्या है? होलोस्फीयर, याद है कुछ? होलोस्फीयर वाला टॉपिक करते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं? जीरो, क्योंकि नेट चार्ज सेंटर पर जीरो होता है इसलिए। बट यहाँ पर इस स्मॉल r रेडियस के स्फीयर का जो भी चार्ज है उसका इफेक्ट होगा। एक्सटर्नल के लिए तो आपके पुराने रिजल्ट्स काम आएंगे। जैसे ही बाहर पॉइंट होगा तो आप स्फीयर बनाएंगे, तो सॉलिड स्फीयर पूरा जो है वो अंदर ही है ना, तो उसका पूरा चार्ज अंदर ही है। हाँ, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए तो पुराने रिजल्ट काम आने ही है, क्योंकि चार्ज पूरा अंदर है। सरफेस तक काम आएगा, बट अंदर सॉलिड स्फीयर के केस में ये हो जाएगा। और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वन एंड ओनली पॉइंट सेंटर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी इंफिनिटी पर होगा, सेंटर पर होगा। सेंटर पर जीरो होगा, और कहाँ इंफिनिटी? बहुत दूर इंफिनिटी पर जीरो होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, एक डायग्राम में बना रहा हूं, उसमें P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सोचना है क्या होगा ना। फॉर्मूला देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। एक बड़ा सा स्फीयर है, उस स्फीयर में एक स्फेरिकल कैविटी है। कैविटी समझते हैं ना, एक होलो स्पेस कैविटी। सॉलिड स्फीयर था बट अंदर एक छोटी सी कैविटी है। देखते हैं क्या है वो। इस स्फीयर की कंप्लीट जो रेडियस है वो है 3r। बड़े वाला स्फीयर की कंप्लीट रेडियस है 3r। उसमें यहां पर
आर रेडियस की एक कैविटी है। ओके, तो ये जो अंदर है कैपिटल आर, आर रेडियस का ये कैविटी है। अब ये जो पोर्शन है ये सॉलिड पोर्शन है, यहाँ पर है ना, ये सॉलिड पोर्शन है। तो इसको ना तो हम पूरा सॉलिड स्फीयर कहेंगे ना होलो स्फीयर कहेंगे, अ सॉलिड स्फीयर विद कैविटी ऐसा कह सकते हैं। अ सॉलिड स्फीयर विद कैविटी ऑफ रेडियस आर। सॉलिड स्फीयर की रेडियस 3r है और अंदर कैविटी है r रेडियस तक की, ठीक है। और जो सॉलिड पोर्शन है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। और जो होलो स्पेस है वहां पर कुछ चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया। टोटल चार्ज कितना है, लेट इसमें जो भी चार्ज है उसकी वैल्यू है प्लस कैपिटल Q। तो कहां कहां चार्ज है दिख रहा है आपको, है ना, यहां से यहां तक ये जो थिकनेस है इसमें चार्ज है। आपको सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, मतलब यहां पर सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, OP इक्वल टू 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताना है, क्या होगा, E कितना होगा, है ना। तो ऐसा ही होता है, पहले आप रो पता करते हैं, फिर Q पता करते हैं, फिर काम खत्म करते हैं। 3 स्टेप, पहले रो पता करो, फिर Q पता करो और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। तो सोचिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना, रो पता करो, Q पता करो और E पता करो, और बस फॉर्मूला बताना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q कैपिटल R K, कैपिटल Q कैपिटल R K, इनकी टर्म्स में होगा, है ना। तो एक सॉलिड स्फीयर है विद कैविटी, इनका ले लिया ना, एक स्क्रीनशॉट देख लेना, है ना। तो किसी का आंसर आए तो बताना भाई। तो इसमें सबसे चैलेंजिंग काम होगा रो पता लगाना, फिर सेकंड चैलेंजिंग काम Q पता लगाना, उसके बाद कोई चैलेंज नहीं है। उसके बाद तो E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, वो R कितना है, OP 2R। तो रो क्या होता है, तो रो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये V वो वॉल्यूम होता है, थोड़ा ध्यान दें, ये V कैपिटल V वो वॉल्यूम है जहां पर चार्ज है, और चार्ज कहां कहां है डायग्राम में देख लो, है ना, चार्ज कहां कहां है वो देख लो आप। तो मैं रो का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, आप अपना देखो, 4/3 पाई 3r क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। तो ये वो वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें चार्ज है। कौन सा डिलीट करना पड़ा मुझे, कैविटी वाला पोर्शन डिलीट करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, जहां चार्ज नहीं है वो हटा दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4/3 पाई तो मैं आउट कर देता हूं, 27r क्यूब माइनस r क्यूब, 3r का क्यूब क्या होगा, 27r क्यूब माइनस r क्यूब, तो 26r क्यूब लिख दें। पहला काम रो पता किया, तो पहला चैलेंजिंग काम था रो पता करना। तो वापस कह रहा हूं, ये V वो वॉल्यूम होता है जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैविटी में चार्ज नहीं है, हटा दिया उस वॉल्यूम को। 4/3 पाई 26r क्यूब, चलिए पहला काम। अब दूसरा काम, वो चार्ज पता करना जो कहां पर है, 2r रेडियस के स्फीयर में। 2r क्यों बोल रहा हूं, सेंटर से P का डिस्टेंस, समझ रहे हैं ना, 2r। तो एक डॉटेड स्फीयर और बना दिया मैंने, ऑफ रेडियस 2r, OP
तो 2r रेडियस के स्फीयर में चार्ज कितना होगा, कितना होगा? तो रो तो काम आएगा, बट वो वॉल्यूम काम आएगा जहां पर चार्ज प्रेजेंट है। तो इस 2r रेडियस के स्फीयर का वो वॉल्यूम जिसमें चार्ज है ना, आई थिंक किसी ने कुछ आंसर कर लिया दिखता है, लेट v डैश रो इनटू v डैश। अब ये v डैश वो वॉल्यूम है जहां जहां चार्ज है, 2r रेडियस के स्फीयर में भी जहां जहां चार्ज। तो देखिए q इक्वल टू रो के प्लेस पर इक्वेशन 1 से q अपॉन 4/3 पाई 26 r क्यूब, ठीक है, 26 r क्यूब इनटू v डैश क्या होगा, तो वो देखिए 4/3 पाई 2r क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब, है ना। 2r रेडियस के स्फीयर का वो वॉल्यूम जिसमें चार्ज है, तो वही कैविटी वाला पोर्शन हटाना पड़ा ना, सेंटर पर है कैविटी। तो अब आपको क्यू मिल गया, सेकंड चैलेंजिंग काम। उसके बाद आप ई का फॉर्मूला बता सकते हैं। कुछ बच्चों ने शायद पहले से कर लिया दिखता है, चेक करना। ये 4/3 तो सब कुछ रिमूव हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 26 r क्यूब भी डिलीट ही हो रहा है ना, 26। तो अंदर होगा क्या, 8 - 1 7, 2 का क्यूब 8 1, है ना। तो q इक्वल टू आ रहा है 7q अपॉन 26। q की वैल्यू इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया ना। अब तो आपका आंसर सबका सेम आएगा। अगर q मैच कर रहा है तो e मैच करेगा। e क्या होता है, e होता है k q अपॉन, हाँ यहाँ भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। देखो o से p तक का डिस्टेंस कितना है, 2r। q पता कर लिया, वैल्यू पुट करते हैं। तो e इक्वल टू क्या होगा, 7q अपॉन 26 इंटू 4r स्क्वायर, है ना। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 4 इंटू 26 जो होता है वो होता है, कितना होता है, 4 इंटू 26 104, ठीक है ना। Yes sir. तो 7 अपॉन 104 k क्यूब अपॉन r स्क्वायर, समझ रहे हैं, 7 अपॉन 104 k क्यूब अपॉन r स्क्वायर। तो अगर आपको ये रो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो गड़बड़ करते हैं। और कैविटी बहुत, है ना, ध्यान से संभालना है। कैविटी को डिलीट कर देते हैं, जहां पर चार्ज नहीं है उस वॉल्यूम को ही हटा देते हैं। ठीक बात, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो एक तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर सॉलिड, कंप्लीटली सॉलिड स्फीयर हो विद नो कैविटी, तो हमने रिजल्ट डेराइव किया था के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज होता है, सरफेस पर मैक्सिमम, फिर रिड्यूस होता जाता है। ग्राफ भी बता दिया। ये तो स्पेशल क्वेश्चन ही हो गया। यहाँ पर ये डिस्टेंसेस चेंज कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ भी दे दें, अब आपको 2r दे दें, कैविटी r/2 दे दें, यहाँ 2r दे दें, कुछ भी। मेथड ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप रो पता करना है, करेक्ट। सेकंड स्टेप क्यू पता करना है, करेक्ट। आंसर तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सिग्मा वाला एक फॉर्मूला आप जानते हैं ना, सिग्मा इक्वल टू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, टॉपिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली sir, चार्ज्ड plate. इनफाइनाइट प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं यहां पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट है, बहुत ज्यादा एरिया है लैटिस का, प्लस सिग्मा, है ना। यहां पर हमने एक चार्ज पार्टिकल को किसी छोटे से पॉइंट साइज के स्फीयर पर चार्ज है, उस चार्ज्ड बॉडी को वाया थ्रेड सस्पेंड किया। इसका मास m है और इस पर चार्ज है +q।
तो बिकॉज ये पॉजिटिव प्लेन शीट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बात को समझने के लिए एक सरफेस है हमारे पास, रेक्टेंगुलर सरफेस है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ठीक है सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर हमने एक पार्टिकल को सस्पेंड कर दिया है, उस पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है और सरफेस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पार्टिकल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा रिपेल होगा राइट साइड में, वही कंडीशन है। आपसे पूछ रहे हैं ये जो थ्रेड है ये वर्टिकल से एंगल कितना सस्पेंड कर रही है, बाद में ले लेना है ना। तो ये एंगल थीटा कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एम क्यू एंड सिग्मा, थीटा का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एम एंड क्यू, थीटा कितना होगा बताइए कितना होगा, सोचिए कितना होगा। 11th में अगर आपने केमिस्ट्री 11th में अगर आपने थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम पढ़ा है फोर्सेस का, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, नेट फोर्स, तो बनाइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थीटा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एम एंड क्यू। सिग्मा कॉमा एम एंड क्यू, सिग्मा एम एंड क्यू, फाइंड थीटा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एम एंड क्यू। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सिंपल ही है, पार्टिकल पर फोकस करें, हाउ मेनी फोर्सेस ऑन द पार्टिकल ऑफ मास एम, हाउ मेनी फोर्सेस, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स है रिपल्शन वाला और एक इसका वेट है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वेट। तो देखिए जो रिपल्शन फोर्स होगा वो तो होगा एफ ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। भाई एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू लिख सकते हैं ना, क्यू इंटू ई या ई इंटू क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। एक फोर्स आपके सामने है, दूसरा होगा इसका वेट, वेट एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स और वो क्या होगा एम जी, ठीक बात, जी कांस्टेंट होता है। तो आपको थीटा बताना है कितना होगा, थीटा सोचना है कितना होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देता हूं 90 डिग्री, है ना। इसमें ये जो लाइन है यहां से यहां तक ये किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में, और ये वाली डायरेक्शन वर्टिकल है, ठीक बात। अगर इस ट्रायंगल की नेमिंग कर दे लेट एस, यहां पर एस क्यू पी, तो ये जो QP है ये परपेंडिकुलर है गाइस, ठीक बात, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो PQ क्या है परपेंडिकुलर और QS क्या हो जाएगा बेस इस ट्रायंगल का। तो आपको इस ट्रायंगल में tan थीटा सोचना है क्या होगा। तो tan थीटा क्या होगा बताइए, FE अपॉन FG, tan थीटा क्या होगा FE अपॉन FG, FE अपॉन FG। जितना FE ज्यादा होगा उतना कौन ज्यादा होगा PQ। पार्टिकल को राइट साइड में कौन लेकर गया FE, तो ये होगा FE अपॉन FG थीटा। अब आप सोच सकते हैं थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। तो ये जो फोर्सेस हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स इनके रेशो से मिलता है थीटा, रेशो से। अब ये आपको यहां से पता लगता है FE सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन FG mg। तो इसका मतलब सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg, है ना। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg, ये है आंसर। तो सिग्मा ज्यादा होने से थीटा बढ़ेगा, सिग्मा को 0 कर दो, थीटा 0 हो जाएगा ना। सिग्मा 0 होते ही हॉरिजॉन्टल फोर्स खत्म, थ्रेड बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल से ही तो एंगल है थीटा। तो इस फॉर्मूले से, हाँ, अगर ना हम सिग्मा बढ़ाएं ना एम को बदलें, क्यू को बदलें, क्यू इंक्रीज होने पर भी थीटा इंक्रीज होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, फॉर्मूले से पता लग रहा है ना। और अगर ना सिग्मा बदलें ना क्यू बदलें, एम को बढ़ाओ, एम बढ़ेगा तो थीटा कम होता जाएगा, वेट उसको है ना वर्टिकल डायरेक्शन में लाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल सही है, जी चेंज हो नहीं सकता, एप्सिलॉन नॉट चेंज हो नहीं सकता, तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, एक और क्वेश्चन देते हैं इसी तरह का कुछ। तो आई थिंक आइडिया लग गया, दो फोर्स हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन वर्टिकल फोर्स होगा tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, हम करते ही हैं। और चैप्टर 1 के अगर बिल्कुल जिस तरह से हम टॉपिक पढ़ते हैं थ्योरेटिकल, बिल्कुल एक एक इजी इजी पूरा करना हो तो उसके लिए मैं आपको कल तक, कल संडे है ना, तो वैसे रेगुलर क्लास तो नहीं होगी, कल आपको टाइम बता दूंगा, किसी को फर्स्ट चैप्टर पूरा ही पढ़ना हो, है ना। और वैसे तो अगर आपको आता है सब कुछ समझा हुआ है तो आपको रफ पेपर पर, रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए अब तो, डेरिवेशंस की, फॉर्मूलाज की, क्वेश्चंस की। क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे लेबर वाला काम होता है, मेहनत वाला काम, उसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, तो दिमाग में मतलब आपके दिमाग में जो बहुत सारा शोर होता है ना, शोर समझते हैं ना, बहुत सारी बातें चलती रहती है तो वो शोर है, तो कंसंट्रेशन नहीं होता है तो ऐसे क्वेश्चन फिर दूसरी दुनिया के लगते हैं। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है तो सब कुछ इजी है, सब कुछ इजी है। हाँ, एक और लेते हैं इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। अगर एक डायग्राम मैं आपके सामने बना दूं और कुछ ऑप्शन दूं, कौन सा सही होगा बताइए। ये वर्टिकल डायरेक्शन है ना, दो पार्टिकल्स हैं ऑफ मास m एंड 2m, इस पर चार्ज है +2q और इस पर चार्ज है +q, देख रहे हैं ना, मास डबल है इसका, इसका हाफ है, यहाँ पर चार्ज हाफ है, यहाँ चार्ज डबल है, और लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर दिख रहा है। ये डॉटेड लाइन एक वर्टिकल लाइन है, लेट ये जो एंगल है ये है θ1 और ये जो एंगल है लेट ये है θ2, है ना। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये हो सकता है सही हो सकता है सही नहीं हो। सही क्या है, मास की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। θ1 θ2 के लिए कुछ ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, बी θ1 is less than θ2, C θ1 is equal to θ2, and D θ1 is equal to half of θ2। तो चार्ज को देखो, मास को देखो, फोर्स के बारे में सोचो, कौन सा सही होना चाहिए। प्रैक्टिकली आपने ऐसे सस्पेंड कर दिया तो वही फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और एक वेट होता है, बट यहाँ पर दो पार्टिकल हैं। सी सही लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूं डायग्राम में तो मैंने जानबूझ के बराबर बनाए हैं, हो सकता है बराबर हो सकता है नहीं हो, है ना। तो थोड़ा सा तसल्ली से सोचो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। दोनों पार्टिकल की कंडीशन देखो ना, इस पर कौन कौन से फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस पर कौन कौन से फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स तो दोनों पर सेम है, एक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो दोनों पर सेम है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट, वो तो प्योरली डिफरेंट है। अब सोचिए, अब सोचिए, और यहाँ पर ये डायरेक्ट थीटा इक्वल टू नहीं है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स है बीच में। दिमाग
में सोचने तो लग गए आप, शायद पहुंचने ही वाले हैं सही। कौन सा आ रहा है? सी बोल रहे हैं। तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, सी तो बिल्कुल गलत है। अब आप सोचिए, कुछ सेकंड सोचो, फिर एक और डिलीट कर दूंगी कि ये भी बिल्कुल नहीं। ए सोच रहे हैं ना, बी सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है ए और बी में से एक होगा सर। ए इन दोनों में से एक सही है। तो घर से ए भी सुनाई दे दिया, बी भी। यहाँ पर ए ज्यादा बोल रहे हैं, बी का वाला कोई है क्या? सर ए θ1 इज ग्रेटर देन θ2 और ए सही है। उसका रीजन है, सीधा सीधा बता देता हूं, ये जो 2m मास का पार्टिकल है ना, इस पर डाउनवर्ड वेट ज्यादा होगा। डाउनवर्ड वेट डबल होगा इसका, इसका W होगा वेट अगर इसका W है तो, ट्वाइस ऑफ W होगा अगर इसका W है। अब ये वेट क्या करता है, इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में लेकर आता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, दोनों पर सेम है, F इक्वल टू K Q इंटू 2Q अपॉन जो भी इनके बीच का सेपरेशन होगा, कुछ तो होगा इक्विलिब्रियम में। तो ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर सेम मैग्नीट्यूड का है, हॉरिजॉन्टल फोर्स सेम। इसका वर्टिकल फोर्स W है और इसका वर्टिकल फोर्स 2W। तो ये वाला एंगल बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। तो ये कम हो जाएगा तो ये ज्यादा होगा। हाँ, अब कोई सोच ले ये, तो वो tan इनवर्स फिर क्या करेगा, फंक्शन भी तो वहां पर है, एग्जैक्टली हाफ नहीं होगा। तो ये भी साथ में रखा है कि कोई गलती से सोच ले, वो tan इनवर्स बीच में था ना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, जब हमने फॉर्मूला वहां डेराइव किया था, हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन वर्टिकल फोर्स, तो इसलिए। ठीक है, चलिए अब आपका शायद दिमाग दौड़ा होगा, तो अब बताइए एक और। अब मैं 4 डायग्राम बनाता हूं, विच वन इज करेक्ट? 4 डायग्राम, विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? अब मेरे को लग रहा है सभी बता देंगे एक साथ ही, सभी बता देंगे, है ना। m प्लस 4q, m प्लस q प्लस q m प्लस 4q m m q 4q q m, ये वर्टिकल लाइन है। और एक है m m, यहाँ पर प्लस q, यहाँ पर प्लस 4q। यहाँ पर दोनों एंगल मैंने इक्वल बता दी, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है उसको कौन साइड कर रही है लाइन, ये कौन साइड कर रही है वर्टिकल, दिख ही रहा है। विच वन इज करेक्ट? फोर्थ। सर फोर्थ वन। बिल्कुल, एक बिल्कुल लाइट स्प्रिंग से बॉडी सस्पेंडेड है, इनका कुछ मास है जो दिखाया गया है डायग्राम में, इन पर कुछ चार्ज है वो भी दिखाया गया है, और घर से 2 जनों का आंसर आया है, फोर्थ सही है। आप क्या सोचते हैं? अभी यहाँ पर यही तो सीखा था, हॉरिजॉन्टल फोर्स सेम, वर्टिकल फोर्स सेम, वेट सेम है ना, एंगल सेम होना ही है। तो प्लस क्यू वाला प्लस 4q को राइट साइड में रिपेल कर रहा है, तो प्लस 4 वाला प्लस q को उतने ही फोर्स से लेफ्ट साइड में रिपेल कर रहा है। वेट सेम है ही, एंगल सेम होगा, है ना। कोई ये सोच ले, तो यहाँ 4q मास थोड़ी है, चार्ज है, तो समझ रहे हैं, सेम होगा। तो आपको काफी कुछ आइडिया लग गया इनके बारे में भी। टाइम बताइए
है ना, 15 मिनट्स मतलब। हाँ रिमेनिंग बता दो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। सिग्मा की बात हो गई, रो की बात हो गई, लैम्डा की भी तो की जाए। लैम्डा मतलब फर्स्ट चैप्टर में लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं आपको कह दूं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू है 8x माइक्रो कूलाम पर मीटर। यूनिट सही लिखी है मैंने, कूलाम अपॉन मीटर होती है, माइक्रो तो फैक्टर है, 8x कूलाम अपॉन मीटर, माइक्रो फैक्टर है, माइक्रो कूलाम पर मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू बता दी। चलिए डायग्राम से आपको बात इजीली समझ में आ जाएगी। ये ओरिजिन है, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग है, लैम्डा इक्वल टू 8x। ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी, x के प्रोपोर्शनल है ना लैम्डा। आपसे पूछ रहे हैं x इक्वल टू 2 मीटर से x इक्वल टू 4 मीटर के बीच में चार्ज कितना है। x इक्वल टू 2 मीटर से x इक्वल टू 4 मीटर है ना, कोऑर्डिनेट सही है, हॉरिजॉन्टल। चार्ज कितना है, जबकि लीनियर चार्ज डेंसिटी ये होता है ना लैम्डा इंटू एल। सीधा सीधा कर नहीं सकते आप प्रोडक्ट, वेरिएबल है लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेरिएबल है। लेंथ आपके सामने है 2 मीटर, लेकिन उसका करें क्या, लैम्डा वेरिएबल है। और जहां भी कंटिन्यूअसली चेंज होता है वहां पर सम अप करने के लिए इंटीग्रेशन काम आता है। एक हिंट दे दिया मैंने आपको सम अप करने। 96 माइक्रोकूलम, 96 माइक्रोकूलम एक आंसर बता रहे हैं। देखते हैं शायद सही हो। तो देखिए इसको कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, ले लिया dx, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है x, ले लिया। तो इस dx एलिमेंट पर स्मॉल चार्ज dq क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। तो dx एलिमेंट छोटा सा लेते हैं, उस dx एलिमेंट की लेंथ को नेग्लिजिबल लेकर लैम्डा इंटू dx कर दिया। अब लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, 8x। देखो x डिस्टेंस है ना, तो x डिस्टेंस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो dq इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू x इंटू dx। इस dq के इंटीग्रेशन से टोटल q मिल जाएगा ना, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी 2 से 4, दैट्स इट। तो q इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 dq, dq मतलब लैम्डा x dx। लैम्डा कांस्टेंट आउट, x तो वेरिएबल है, लैम्डा कांस्टेंट। कमाल कर दिया। लैम्डा की वैल्यू है 8x है ना, लैम्डा की वैल्यू है 8x, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू है 8x। अब सही ना, तो लैम्डा इंटू dx और लैम्डा की वैल्यू है ना 8x, तो लैम्डा x नहीं 8x। हाँ तो क्या करें, x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 2 to 4 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2, तो 4 है ना, 2 इंटू 2 8 कैंसिल हो रहे हैं। हाँ अपर लिमिट 16 माइनस लोअर लिमिट 4, सही है, सही ना, 48 आ रहा है। यस सर। तो लेंथ तो कर दिया ना, और कितनी बार करेंगे, लेंथ से प्रोडक्ट तो किया हुआ है ना। हाँ तो कितना आ रहा है, 12 इंटू 4 48 माइक्रोकूलम। ध्यान दें माइक्रो था ना, माइक्रोकूलम 48 माइक्रोकूलम। तो जब वेरिएबल होता है ना लैम्डा, तो ट्रेडिशनल मेथड है, स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल चार्ज पता करते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं जो लिमिट आपको दी है x इक्वल टू 2 to x इक्वल टू 4। और इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी ही चाहिए फिजिक्स की। ठीक बात, आई थिंक सफिशिएंट टाइम है, मंडे को मिलते हैं। थैंक यू।